जी, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास के अंदर हम एसएससी एग्जामिनेशन में आए जो प्रीवियस ईयर एरर्स के क्वेश्चन हैं उनको डील करने वाले हैं। तो चाहे आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीएचएसएल के लिए, स्टेनो के लिए, एमटीएस के लिए, या फिर और कौन सा रह गया, सीपीओ के लिए, ठीक है। तो अगर आप एसएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बेहद हेल्पफुल है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं वो देखी हुई हैं। यूट्यूब पे मैंने कंप्लीट कोर्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर हर चैप्टर को काफ़ी बारीकी से समझाया हुआ है। तो वो क्लासेस देख लें, उसी के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्ट तो आते होने चाहिए। सच बताऊं, क्वेश्चंस बहुत आसान है। मतलब लिटरली मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा था पेपर्स को कि एसएससी एग्जामिनेशन जो है बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चंस ही हैं एरर्स के, तो आज वो डील करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्शन आपके सामने, डायरेक्शन तो कुछ खास होती नहीं है। बैंक एग्जाम में तो फिर भी डायरेक्शन थोड़ी घुमा फिरा के वो क्वेश्चंस पूछ लेता है, एसएससी में तो आसान ही है। इवन डिफेंस का लेवल आजकल बढ़ा रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम सब लेवल पे बात करेंगे। आज ही अभी एसएससी एग्जामिनेशन की बात करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो को हाथों हाथ पॉज करिए और क्वेश्चन बनाते चलिए साथ साथ और समझते चलिए, ठीक है। आई होप बना लिया होगा आपने। तो क्या मिस्टेक है जी पहले क्वेश्चन के अंदर? इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट men हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज टू मैनकाइंड। आपको पता होगा जो इट है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन है। इम्पर्सनल मतलब यहाँ पे किसी के लिए आया नहीं हुआ है। इट से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, एक तरीके का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। और जब ये सेंटेंस के शुरू में आता है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेके आता है हमेशा। तो हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज़ आना चाहिए। बड़ा बेसिक सा एरर था। तो कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट के अंदर एरर है। चाहे इट के आगे कुछ भी लिखा हो, प्लूरल लिखा हो, मतलब इट के वर्ब के आगे वाले पार्ट में बोल रहा हूँ, वर्ब के आगे कुछ भी लिखा हो, प्लूरल हो, सिंगुलर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट सब्जेक्ट बन के आया तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेके आएगा, ठीक है। लेकिन देयर के केस में उल्टा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब देयर सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है ना, जब देयर सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आता है, सॉरी, तो उस केस में क्या होता है, जो वर्ब होती है ना, जो वर्ब होती है वो बाद वाले वर्ड पे डिपेंड होती है। जैसे अगर मैं बोलूं देयर इज अ बॉय, तो आपने सिंगुलर वर्ब लगा दी क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर था, बॉय था। लेकिन मैं बोलूंगा देयर आर टू बॉयज, तो टू बॉयज देखते ही आपने आर कर दिया यहाँ पे। तो देयर जब सब्जेक्ट बन के आता है तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो उसके बाद वाले वर्ड पे डिपेंड होती है। वो सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, वो प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन इट के केस में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मैं बोलूं कि इट वॉज दे हु वर रनिंग वेरी फास्ट, तो दे को देख के आप इट वर नहीं कर दोगे, इट वॉज ही रहेगा। इट वॉज दे हु वर रनिंग वेरी फास्ट। तो इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, बड़ा बेसिक सा है। इसके अंदर और कुछ जानने वाली चीज है नहीं है। यहाँ पे जो मेन है ये प्लूरल बना हुआ है, तो इसके लिए प्लूरल वर्ब आई हुई है, हैव बीन। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देयर भी मेन के लिए आया हुआ है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन आया हुआ है। बाकी इसके अंदर और कुछ मिस्टेक नहीं है, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और बनाएंगे साथ साथ, ठीक है। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन। बड़ा बेसिक सा इसके अंदर एरर है, टीचर के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। कारण क्या है इसके पीछे? प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया किसको? टीचर को रिक्वेस्ट किया। तो यहाँ पे पोजेशन थोड़ी बताना है हमें। आपको ध्यान होगा ये जो अपोस्ट्रोफी एस होता है ये पोजेशन बताता है, ठीक है। तो पोजेशन आपको ये भी ध्यान होगा दो नाउन्स के बीच में बताया जाता है। दो नाउन्स के बीच में, जैसे मैंने बोला तरुण कार, टीनाज बैग, राहुल्स लैपटॉप, है ना। तो दो नाउन के बीच में बेसिकली अपोस्ट्रोफी जो ऐसा है वो आता है पोजेशन बताने के लिए। तो अगर आप टीचर्स लिख रहे हो, अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हो, तो उसके आगे भी तो नाउन लिखना पड़ेगा ना, टीचर्स व्हाट, कुछ तो बताना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे पोजेशन कुछ नहीं बताना है। पोजेशन मतलब अधिकार नहीं बताना है कि टीचर का ये या टीचर का वो, अधिकार नहीं दर्शाना है। तो प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया किसको? सीधा बस टीचर को रिक्वेस्ट किया। तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, बी पार्ट में आपकी मिस्टेक है। क्लियर? एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि अगर आपको रिक्वेस्टेड वर्ब दिख जाए ना, मतलब रिक्वेस्ट दिख जाए, ऑफ कोर्स ये पास्ट में गई हुई है, या फिर अगर आपको एडवाइस दिख जाए, या फिर आपको ऑर्डर दिख जाए, तो इनके बाद हम टू का यूज नहीं करते। आपको ध्यान होगा, मैं ऐसा नहीं बोलते ही ऑर्डर्ड टू मी, वो गलत होता है। ही ऑर्डर्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। बहुत बार ये एरर बन के आता है, ही रिक्वेस्टेड टू मी लिख देते हैं, लेकिन टू होता नहीं है, सीधा बोलते हैं ही रिक्वेस्टेड मी। सिमिलरली प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर, सीधा टू नहीं आएगा। यहाँ पे आगे आ सकता है टू डू व्हाट,
कि किसी को रिक्वेस्ट किया कुछ करने के लिए, आगे इन्फिनेटिव लगा सकते हैं, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वो लगाया हुआ है, लेकिन रिक्वेस्ट के तुरंत बाद नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया टीचर को कि वो क्या करे, मॉनिटर करे, मॉनिटर मतलब चेक करे, एंड टेक केयर करे स्मॉल चिल्ड्रन के, उनका ध्यान रखे। तो एंड के इधर भी फर्स्ट फॉर्म है, एंड के इधर भी फर्स्ट फॉर्म है, पैरेललिज्म मेंटेन है और इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो बी पार्ट में आपका एरर है। हम एक्स्ट्रा बातें भी जानते चलेंगे, यूं नहीं है कि क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन का बस जो एरर है उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, एक्स्ट्रा भी जो पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपको हेल्प मिले, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर नहीं करते हैं, कितने क्वेश्चन को आपने क्वालिटी के अकॉर्डिंग लगाया कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का मतलब नहीं है यहाँ पे, कम से कम क्वेश्चन को क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, उसमें और एक्स्ट्रा बातें जानी कि नहीं जानी, उससे आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, ना कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगा लेने से। वो भी मैटर करता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाना भी मैटर करता है, लेकिन अगर आप बारीकियां नहीं जान रहे हैं क्वेश्चंस की तो कोई फायदा नहीं है फिर बहुत ज़्यादा भी लगा लेने से, ठीक है जी। बारीकियां जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताएंगे जल्दी से। बहुत बेसिक एरर है, मैं कह रहा हूँ नर्सरी लेवल के एरर हैं सारे के सारे। क्लास में तो पता नहीं हम बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा देते हैं बच्चों को ताकि किसी भी लेवल का आ जाए तो बच्चा डील कर पाए। वॉन्ट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलॉन्ग विद दिस हैवी बॉक्स। तो ये इंटेरोगेशन में गया हुआ है, आप देख रहे हैं ये वॉन्ट जो है एक तरीके का विल नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ना। जैसे इज नोट को इजंट लिखते हैं, आर नोट को आरंट लिखते हैं, ऐसे ही विल नोट को आप वॉन्ट बोल रहे हैं, तो ये विल ही है। तो विल के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म आई है विल यू प्लीज कम, है ना, ये विल ही एक तरीके का, विल के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो ठीक लिखा हुआ है। वॉन्ट यू प्लीज कम टू हेल्प मी, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ठीक है। अलॉन्ग विद दिस हैवी बॉक्सेस, तो क्या आप ये बॉक्स उठाने में मेरी मदद करेंगे, वो ये बोलना चाह रहा है। अलॉन्ग विद का मतलब ये बॉक्स उठाने में मेरी मदद करेंगे, आप आएंगे मेरी मदद करने के लिए, या नहीं करेंगे, वोंट बोला हुआ है ना। लेकिन मिस्टेक यहाँ पे ये आप लोग जानते होंगे, दिस दैट दीज दोज ये सब के सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जो दिस होता है अपने बाद सिंगुलर नाउन लेता है, और जो दीज होता है वो अपने बाद प्लूरल नाउन लेता है, यस और नो। ऐसे ही जो दैट होता है अपने बाद सिंगुलर नाउन लेता है, और जो दोज होता है वो अपने बाद प्लूरल लेता है। तो दिस आया हुआ है ना, तो दिस हैवी बॉक्स होना चाहिए, या फिर दीज हैवी बॉक्सेस हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो एरर जो है आपका इसी पार्ट के अंदर है, तो दिस हैवी बॉक्स कर लीजिए आप। चलें जी, पक्का। चलो, द सी हैज बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। आपको अगर ध्यान होगा ए और एन का यूज हम कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल सा एरर है ये वाला। जो ए होता है वो अपने बाद कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड लेके आता है। कॉन्सोनेंट साउंड, आपको याद है ना, ये ए और एन हम लोग साउंड के बेसिस पर डिसाइड करते हैं, और जो एन है वो वोवेल साउंडिंग वर्ड लेके आता है, मतलब उस वर्ड का जो साउंड है वो वोवेल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे द सी हैज बिकम एन चीप लिखा हुआ है, तो मतलब च है, तो मतलब वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो एन नहीं ए आना चाहिए, तो ये मिस्टेक यहाँ पे है, तो बी पार्ट में मिस्टेक है। द सी हैज बिकम अ चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अंदर और कुछ मिस्टेक है। सब्जेक्ट आपका सी है, हैज बिकम उसकी वर्ब है, जिसमें हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बिकम बिकेम बिकम, तो बिकम थर्ड फॉर्म यहाँ ठीक लिखी हुई है। चीप डंपिंग ग्राउंड, अगर आपको ध्यान होगा कि ये जो आर्टिकल है यहाँ पे जो ए आना है ये ग्राउंड के लिए आया हुआ है, ग्राउंड आपका नाउन है। कैसा ग्राउंड है, डंपिंग ग्राउंड है, जहाँ कूड़ा फेंकते हैं, तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव, और चीप भी एडजेक्टिव ही है यहाँ पे, जो कि नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव आ सकते हैं, एक नाउन को दो एडजेक्टिव बता सकते हैं। तो अ चीप डंपिंग ग्राउंड जो है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ऑल के लिए प्लूरल आया हुआ है, काइंड्स ऑफ व्हाट, वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो बाकी सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, बी पार्ट के अंदर मिस्टेक थी। क्लियर। जैसे सी में कचरा वगैरह फेंक देते हैं ना, तो सस्ता मतलब सबसे आसान है एक तरीके से समुद्र के अंदर कचरा फेंक देना, क्योंकि और कहीं फेंकोगे तो सरकार आपको पकड़ लेगी, जुर्माना लगाएगी, एक तरीके से पनिशमेंट मिलेगी, तो सब समुद्र में भगा देते हैं सबके सब जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन इजी है ना, मैंने पहले ही बोला था आपको इजी है क्वेश्चन सारे के सारे, बनाओ भाई जल्दी। वी डू नॉट रियली वॉन्ट अ लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कम्फर्ट्स एंड सम कन्वीनियंस ऑन अ मॉडरेट प्राइस। इसके अंदर मिस्टेक ये है कि जैसे आपको पता है एंड के दोनों तरफ सेम चीज़ें मेंटेन करते हैं, अगर एंड के इधर कंफर्ट्स बोला है तो एंड के इधर भी कन्वीनियंसेस होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। लुकिंग फॉर सम कंफर्ट्स एंड सम कन्वीनियंसेस, तो मिस्टेक कहाँ पे है, ए पार्ट के अंदर है।
बाकी सब ठीक लिखा हुआ है। वी जिसमें इसका सब्जेक्ट है, यस और नो। डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डू हेल्पिंग वर्ब है, वॉन्ट मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब बनती है, उस वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे वी है। तो वी डू नॉट रियली वॉन्ट व्हाट, अ लार्ज हाउस। फिर वी सब्जेक्ट है, आर लुकिंग इसकी वर्ब है, प्लूरल है, लुकिंग फॉर व्हाट, लुकिंग फॉर सम कंफर्ट्स एंड सम कन्वीनियंसेस ऑन अ मॉडरेट प्राइस। तो ये तो पता होगा, ए आर्टिकल प्राइस के लिए आया, वो नाउन है, और कैसा प्राइस, मॉडरेट प्राइस, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। बाकी सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। टीना विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, अब देखो अपोस्ट्रोफी ऐसा आया हुआ है और दो नाउन के बीच में पोजीशन दर्शाया जा रहा है कि सिस्टर का घर। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना भी जरूरी है कि किसकी सिस्टर। टीना विल गो टू हिज सिस्टर, हर सिस्टर, मतलब किसी लड़के की सिस्टर के घर जाएगी या खुद की सिस्टर के घर जाएगी। यहाँ आप देखिए इनकम्प्लीट मीनिंग है, टीना विल गो टू सिस्टर्स हाउस, टीना जो है बहन के घर जाएगी, थोड़ा इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो कंप्लीट सेंस देने के लिए यहाँ स्पेसिफाई करना जरूरी है कि किसकी बहन के घर जाएगी, हिज सिस्टर की हर सिस्टर। अब आप ये मत सोचिएगा हिज मैंने टीना के लिए लगाया है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन हो, कोई लड़का हो, तो टीना उस लड़के की सिस्टर के घर जाएगी, ऐसा भी तो हो सकता है। या टीना खुद की सिस्टर के घर जाएगी, ऐसा भी तो हो सकता है। या कोई लड़की है उसकी सिस्टर के घर जाएगी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हिज और हर दोनों आ सकते हैं। टीना विल गो टू हिज और हर सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। बाकी विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, वो ठीक लिखा हुआ है, ए पार्ट के अंदर मिस्टेक है। बताओ भाई जल्दी से। चलिए जी, मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मैनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। तो जो मॉडर्न साइंस है, जिसमें साइंस जो है मेन सब्जेक्ट है, नाउन है, और मॉडर्न उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, तो सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। तो क्या करेंगे, मॉडर्न साइंस हैज़ ब्रोकन, और हैज़ के बाद V3 आया हुआ, वो ठीक लिखा हुआ है। मैनी के बाद प्लूरल आता है, मैनी मिथ, मिथ का मतलब होता है भ्रम या फिर ऐसी कोई चीज जिसपे सब लोग विश्वास करते हैं और वो गलत हो। ठीक है, किस चीज के रिगार्डिंग मिथ को ब्रेक किया है, हमारी फूड और डाइट को लेके, अबाउट आवर फूड और डाइट। यस और नो, किया है कि नहीं किया है? मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बढ़िया तरीके से चबाते हैं, खाते हैं मस्ती से, है ना, और साइंस ने बताया है कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये गलत हैं। जैसे शुगर के बारे में बहुत आपने देखा होगा कि लोग मिथ जो हैं वो बर्स्ट करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि शुगर हमारे लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, खैर उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश पे स्टिक करते हैं। तो मॉडर्न साइंस हैज़ ब्रोकन आएगा। चलें आगे, पक्का? चलो जी, अगला क्वेश्चन। रणबीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव्स, या मालदीव्स, मालदीव्स, मोलदीव्स, कुछ भी कह लीजिए। आजकल तो ट्रेंड बन चुका है, शादी हुई है तो हनीमून पे कपल जो है तो मालदीव्स जा रहे हैं या फिर बाली जा रहे हैं। बाली कहाँ पे है? बैंकॉक में? भूल गया मैं खुद कहाँ पे। अभी तो मेरा थोड़ा ब्याह हुआ है, मन्ने के बेरा बाई नवाता का चलो खैर, लेकिन हाँ सुनते हैं हम लोग, देखते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मतलब जो अरेंज मैरिज जिनकी होती है वो हनीमून मनाने जाते हैं आपका मनाली में, शिमला में, मसूरी में, है ना, और जिनकी लव मैरिज होती है वो जा रहे हैं दुबई, मालदीव्स, बाली, है ना, वो घूम रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप, क्योंकि ये शिमला मनाली तो पहले ही घूम चुके होते हैं। नहीं, खैर, तो क्वेश्चन पे स्टिक करें, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। रणबीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव्स। तो कुड एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो रणबीर कुड नॉट गो आएगा, मिस्टेक आपका बी के अंदर है। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। कुड नॉट गो, गो के बाद टू आता है, फिक्स्ड है, आपको पता है, गो टू द अवार्ड सेरेमनी। एज फिर कंजंक्शन है, जोड़ रहा है दो क्लोजेस को, एक रणबीर कुड नॉट गो को और ही वॉज बिजी शूटिंग को, इसको जोड़ रहा है। ही सब्जेक्ट है, वॉज उसकी वर्ब है। बिजी के बाद आप वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं, आई एम बिजी डूइंग दिस वर्क, आई एम बिजी टॉकिंग टू हर, तो ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर समथिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव्स। ठीक है, तो बाकी सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, बी पार्ट के अंदर मिस्टेक है। तुम यहीं पे तो नहीं अटके हुए अभी तक, निकल जाओ बाहर, पढ़ लो, ठीक है, तैयारी कर लो, पहले सिलेक्शन ले लो, ये मालदीव्स के सपने छोड़ दो। ठीक है, खैर आ जाइए। मच ऑफ अस लैक द इम्पॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ पेशेंस, मच ऑफ अस लैक द इम्पॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ, मैं भी एक्चुअल, मेरा भी दिमाग मालदीव्स पे अटका हुआ है अभी तक मैं भी नहीं निकल पा रहा तो मैं सलाह दे रहा हूँ। मच ऑफ अस लैक द इम्पॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ पेशेंस। आपको ध्यान होगा जो मच होता है ये अनकाउंटेबल के लिए आता है,
तो यहाँ पे मच ऑफ अस है, हम में से बहुत लोग हैं, तो उसके लिए या तो आप मैनी यूज कर सकते हैं या मोस्ट भी यूज कर सकते हैं, जो कि काउंटेबल के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। तो मोस्ट बोल लो या मैनी बोल लो, एक ही बात है। मोस्ट ऑफ अस लैक द इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ पेशेंस। हम में से जो अधिकतर लोग हैं उनमें कमी है एक इंपॉर्टेंट वर्च्यू की। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, करेक्टर, और वो क्या है? पेशेंस। पेशेंस नहीं है हमारे अंदर, ठीक है, उतावलापन बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऑफ होता है प्रेपोजिशन, आपको पता होगा, तो अस उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लैक आपकी वर्ब है, उस वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो मोस्ट है। यस और नो? और हम में से अधिकतर लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये प्लूरल बन के आया हुआ है, तो इसलिए वर्ब भी देखेंगे प्लूरल वर्ब आई हुई है लैक। लैक व्हाट? द इंपॉर्टेंट वर्च्यू। द आया हुआ वर्च्यू के लिए नाउन है, इंपॉर्टेंट उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ व्हाट? ऑफ पेशेंस, ठीक है। तो वर्च्यू मतलब गुण, करेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट। यस और नो? चले, चलो जी, तो डी पार्ट के अंदर आपका मिस्टेक था। प्लीज स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स बिफोर यू आर लिविंग द रूम। प्लीज स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स बिफोर यू आर लिविंग द रूम। बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। प्लीज स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स बिफोर यू आर लिविंग द रूम। तो अगर आपको ध्यान होगा, इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, बिफोर और आफ्टर, ये सब के सब टाइम या कंडीशन बताने वाले वर्ड होते हैं। इनके साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है, तो यहाँ पे आना चाहिए प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स, कृपया लाइट्स बंद कर दीजिए रूम से बाहर निकलने से पहले, ठीक है, बिफोर यू लीव द रूम। तो आर लिविंग जो है वो गलत था, तो कहाँ पे मिस्टेक है आपकी? बी पार्ट के अंदर मिस्टेक है। इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, बिफोर और आफ्टर अपने बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं, ये टाइम और कंडीशन बताने वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है। चलें आगे, बाकी ठीक लिखा हुआ है। ये स्विच ऑफ से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, याद करो, है ना। चलिए जी, हर हेल्थ हैज बीन स्टेडली इंप्रूविंग सिंस शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा। तो यहाँ पे मिस्टेक आपको दिख रहा है, हैज के बाद V3 आएगा, तो बीइंग नहीं बीन आएगा। यस और नो? हर हेल्थ हैज बीन स्टेडली इंप्रूविंग, तो हैज बीन के साथ ING आया हुआ है ना, और फिर वर्ब को मॉडिफाई स्टेडली जो है वो एडवर्ब कर रहा है कि धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। जब से उसने क्या शुरू किया? उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया है योगा को, ठीक है। तो आपको याद होगा सिंस के बाद हम लोग V2 का यूज करते हैं, मैंने ये समझाया हुआ आपको टेंस की क्लास के अंदर, प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस करवाए हैं वहाँ पे भी समझाया हुआ है कि ऐसे केसेस में अगर पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है फिर सेंस आया है तो आगे हम V2 का यूज़ करते हैं, या फिर पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं, तो V2 ठीक लिखा हुआ है। स्टार्टेड के बाद वर्ब ING फॉर्म में आता है, आई स्टार्टेड डूइंग दिस, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, आई स्टार्टेड कुछ भी स्टार्ट के बाद जब भी आप वर्ब लगाते हो आप ING फॉर्म यूज़ कर सकते हो और वो सही होता है। एक चीज़ यहाँ पे और सिखानी है, आपको पता होगा, प्रैक्टिस PRACTICE और PRACTISE दोनों में क्या डिफरेंस है कि CE वाला आपका नाउन होता है और SE वाला वर्ब होता है, तभी उसमें ING लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा। चलें आगे, पक्का? तो मिस्टेक किस में है फिर? आपका C पार्ट के अंदर मिस्टेक है। बताओ भाई, अगले क्वेश्चन में जल्दी से बनाएंगे। I asked Dhruv when he has plans to settle the dues। अब बच्चे जनरली क्या करते हैं, हैज देख के या V3 लगा देते हैं, और ये बहुत भयंकर एरर है। यहाँ पे एक्चुअल में प्लान्ड नहीं आएगा जो आप सोच रहे हैं, यहाँ पे प्लान्स तो प्लान्स ही लिखा रहेगा, इधर हैड आएगा, ये मिस्टेक है। कहाँ गया भाई? इधर आ गया क्या? अबे यार, अब एक तो ना ये बड़ा चक्कर है यार, अब मुझे उधर जाना पड़ेगा, ये इधर कैसे आएगा? अरे यार, कोई बात नहीं, आ जाएंगे हम, क्या दिक्कत है। फ्रॉम करंट स्लाइड आ गया, आ गया। चलो, अब यहाँ पे हैज क्यों नहीं, हैज के बाद प्लान्ड क्यों नहीं आएगा, और है यहाँ हैज के बाद प्लान्ड क्यों नहीं आएगा, हैज को हैड क्यों किया, इसके पीछे का लॉजिकल रीजन समझने की कोशिश करते हैं। आपने नरेशन पढ़ा हुआ है, तो नरेशन में आपको एक चीज ध्यान होगी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड जो स्पीच होती है वो भी पास्ट में चला जाता है। तो अगर यहाँ पे अगर आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट लिखोगे तो या तो वो सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, होता है ना, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, यही तो होता है ना।
तो यहाँ प्रेजेंट का टेंस तो आ ही नहीं सकता, पहला पॉइंट तो पहली बात यहाँ पे हैज नहीं, यहाँ पे हैड होना चाहिए था। आप बोलोगे चलो ये बात तो मान लिया कि चलो हैज नहीं हैड होना चाहिए था, लेकिन हैड के बाद भी तो V3 आता है, तो वो क्यों नहीं किया? प्लान्ड अभी भी क्यों नहीं कर रहे हो? ये एस या ईएस वाली फॉर्म भी क्यों लगाई हुई है? तो आप ये बात भूल जा रहे हैं कि जो प्लान होता है वो नाउन भी होता है, वर्ब तो होता ही है, नाउन भी होता है। यहाँ प्लूरल नाउन बना पड़ा है। जैसे हम बोलते हैं ना, आई हैड अ प्लान या आई हैव अ प्लान, आई हैव अ प्लान, आई हैव सो मेनी प्लान्स, समझ रहे हो? तो प्लान जो होता है वो नाउन भी तो होता है, तो यहाँ पे नाउन बन के आया हुआ है। और यहाँ पे जो हैड आएगा ना वो इकलौता आया हुआ बिना थर्ड फॉर्म के, तो ये मेन वर्ब बन के आया हुआ। याद आया कि नहीं? भूल गए? इकलौता भी तो आ सकता है ना, हैव की फॉर्म, हैज, हैव, हैड, इकलौते भी तो आ सकते हैं। आई हैड लंच, तो हैड इकलौता आया हुआ है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म थोड़ी लेके आया हुआ है, तो इकलौता भी तो बना सकते हैं उसे, क्या दिक्कत है? दोबारा समझेंगे इस चीज को। किस किस को समझ में आया वैसे? अरे यार, एक तो लाइव क्लास की आदत है ना, तभी पूछ रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा सीखो, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा सीखो। जब आपको पता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा। तो पहले तो आप हैज को हैड करोगे, पॉइंट नंबर तो 1। अब हैड के बाद V3 करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे। कारण उसके पीछे ये है भाई, क्योंकि हैड जो है यहाँ पे इकलौता अगर भी आना चाहे तो आ सकता है, ये मेन वर्ब बन के आएगा, और ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ही हैड व्हाट? ही हैड प्लान्स, तो उसके बाद आ तो सकता है प्लान्स, क्या दिक्कत है इसके अंदर? आई हैव अ प्लान, आई हैव 2 प्लान्स, ही हैड अ प्लान, ही हैड 2 प्लान्स, तो वो प्लूरल बना के लिखना चाहता है, क्या दिक्कत है? ये प्लूरल नाउन है, इसे जबरदस्ती वर्ब मत बनाओ, हाँ कि ना? आई होप पॉइंट समझ में आ गया। तो मिस्टेक है आपका, आई आस्क्ड ध्रुव व्हेन ही हैड प्लान्स, कब उसके प्लान है सेटल करने के ड्यूज को, जो कर्जा उसने लिया है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर क्या प्लान्ड भी कर सकते हैं वैसे, कि आई आस्क्ड ध्रुव व्हेन ही हैड प्लान्ड टू सेटल द ड्यूज, कर सकते हैं? ये कर सकते हैं बिल्कुल, ये भी है, लेकिन थोड़ा वीक एरर की कैटेगरी में आता है, ये भी कोई गलती नहीं है। एरर फिर भी आपका इसी पार्ट में होगा, ए में, लेकिन लिखा हुआ सही है तो फिर क्यों चेंजेस करें हम लोग? फिर भी अगर आप करना चाहें तो गलती ए पार्ट में ही है, ठीक है जी। चलें आगे, पक्का? चलो जी। माई नेबर इज एन यंग बिजनेसमैन, अगर आपको ध्यान होगा फिर से ये देखो, आपको एक बात ध्यान होगी, आर्टिकल भले ही आपके नाउन के लिए आता है, आर्टिकल आता नाउन के लिए है, ये नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, लेकिन साउंड अपने नियरेस्ट वर्ड की लेता है। अगर आपको ये बात ध्यान हो तो साउंड होता है वो नियरेस्ट वर्ड की लेता है। तो यंग मैन में य है, य, तो मतलब कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए ए आता है, एन नहीं आता, तो मतलब सी पार्ट के अंदर मिस्टेक है। माई नेबर इज अ यंग बिजनेसमैन हु इज वेरी फ्रेंडली विद एवरीवन। तो माई नेबर इसके अंदर सब्जेक्ट है, इज उसकी वर्ब है, ये तो बता ही दिया। हु जो है वो बिजनेसमैन को रिलेट कर रहा है, सिंगुलर है, इसलिए आगे वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। फ्रेंडली जो है वो बिजनेसमैन को बोला हुआ है, वो एक नाउन है, नाउन के बारे में जो बताए वो एडजेक्टिव होता है। तो फ्रेंडली यहाँ पे एलवाई वाला शब्द है और ये एडजेक्टिव है। एलवाई वाले एडवर्ब भी होते हैं, आपको ध्यान होगा, लेकिन एलवाई वाले एडजेक्टिव भी होते हैं, ये बात मैंने आपको बताई हुई है कि जब किसी एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाते हैं तो बनता है एडवर्ब, और जब किसी नाउन के साथ एलवाई लगाते हैं तो बनता है एडजेक्टिव। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, फ्रेंड प्लस एलवाई है, ये फ्रेंड नाउन है और नाउन में एलवाई लगाया, नाउन में एलवाई लगाया, तो बेटा वो हमारा एडजेक्टिव बन गया। बोलो हाँ, चले? चलो जी, बड़े प्यारे बच्चे हैं। Once upon a time, a beautiful princess has fallen in love with a poor farmer. तो once upon a time, yesterday, day before yesterday, last night, last week, ये सब के सब ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि सिंपल पास्ट को डिनोट करते हैं। तो सिंपल पास्ट के लिए आप लोग V2 का यूज करेंगे, तो यहाँ पे फॉल आना चाहिए, फॉल, फेल, फॉलन, हैज को काटा मार दीजिए। A beautiful princess fall in love with a poor farmer. This is only mistake he has made in the dictation. यहां पे एक्चुअल में दैट आना चाहिए, लिखा नहीं हुआ, स्किप किया हुआ है। कभी कभी आप रिलेटिव प्रोनाउन को स्किप भी कर देते हैं, है ना? तो दिस इज ओनली मिस्टेक दैट ही हैज मेड इन द डिक्टेशन। जब डिक्टेट की जा रही थी तो एक ही मिस्टेक करी उसने। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा है कि रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है वो हम लोग कब स्किप करते हैं, कब नहीं? हर बार तो ऐसा नहीं है कि रिलेटिव प्रोनाउन स्किप कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे नहीं भी लिखा तब भी काम चल गया। जैसे मैंने बोला, दिस इज द गर्ल आई शैल मैरी,
अब मैंने यहाँ हु नहीं लगाया, दिस इज द गर्ल हु आई शैल मैरी, सॉरी हुम आई शैल मैरी, दिस इज द गर्ल हुम आई शैल मैरी, तो ये भी ठीक है। और मैं बोलूँ दिस इज द गर्ल आई शैल मैरी, ये भी ठीक है। यहाँ पे मैंने रिलेटिव प्रोनाउन को स्किप कर दिया। लेकिन मैं बोलूँगा आई लाइक द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड, आई लाइक द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड, यहाँ मैं स्किप नहीं कर सकता, यहाँ हु मुझे लिखना ही पड़ेगा। तो ये बच्चों को डाउट रहता है कि कब रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है स्किप कर सकते हैं, कब नहीं। तो एक इसके पीछे लॉजिकल रीजन है। ये फिर वहां पहुंच गए क्या? अबे यार कोई बात नहीं, चलो। ये पहुंच क्यों जा रहा है वैसे, क्या कारण है? कोई कौन सी टेक्निक है ये? सेंसर तो नहीं है कुछ कि मैं थोड़ी सी उधर जाऊंगा तो ये यहाँ आ जाएगा, कि मैं वहां पहुंचूंगा तो ये वहां आ जाएगा? अबे यार चलो कोई नहीं। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, दैट के बारे में बता रहा था। लिख के बताऊं क्या कहीं पे? देखो, मैंने कहा कि दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, और फिर मैंने बोला कि दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल whom I shall marry। यही वो लड़की है, यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करूंगा। जब तुम वीडियो मत काट लेना कि जैसे मैं बोल रहा था यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करूंगा, ये क्लिप काट के आगे किसी लड़की की फोटो लगा दी और क्या देखो देखो सर क्या बोल रहे हैं, यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करूंगा। ये एक आधे की पीछे पता नहीं एक आधे बच्चे ने क्लिप काट के पता नहीं क्या कर रखा था। तो ये कांड मत किया करो भाई, ठीक है? यही वो लड़की है मतलब यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करूंगा। अब तुम बनाओ क्लिप, कैसे बनाओगे? तो पॉइंट क्या था? हाँ, मैं ये समझा रहा था, अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस आपका सब्जेक्ट है, इज उसकी वर्ब है, वर्क्स आपका वर्ब है, हु उसका सब्जेक्ट है। यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन जो हु है वो सब्जेक्ट बना हुआ है। लेकिन यहां देखेंगे दिस सब्जेक्ट है, इज उसकी वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, शेल मैरी उसकी वर्ब है, होम जो है यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है। जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है ना, जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है तब हम रिलेटिव प्रोनाउन को स्किप कर सकते हैं। जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन को स्किप कर सकते हैं, ना बोलो चल जाएगा, वो अंडरस्टूड होता है। दिस इज द गर्ल आई शैल मैरी। लेकिन ऊपर वाले में नहीं, दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, हु लिखना ही पड़ेगा। तो आपको ये बात समझ में आई कि जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन ना लिखें तो काम चल जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे यहां पे भी सेम सिनेरियो है, दिस सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, हैज मेड वर्ब है, ही उसका सब्जेक्ट है। यहां पे दैट आना चाहिए था क्योंकि ओनली लिखा है ना, आपको ध्यान होगा। ओनली हो गया, द फ्यू हो गया, द सेम हो गया, उसके लिए एक ही रिलेटिव प्रोनाउन आता है दैट, क्योंकि दैट यहां पे ऑब्जेक्टिव केस था ना, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन यहां है, सब्जेक्ट वर्ब यहां है, यहां ऑब्जेक्टिव केस था, इस वजह से वो स्किप किया हुआ, वरना दैट वहां पे है, अंडरस्टूड है। दिस इज ओनली मिस्टेक दैट ही हैज मेड इन द डिक्टेशन। पहला पॉइंट तो ये गलती नहीं है, दैट वहां नहीं लिखा तो ये गलती नहीं है, वो अंडरस्टूड है, वहां पे है। तो फिर गलती क्या है? गलती ये है कि ओनली के पहले द आएगा। दिस इज द ओनली मिस्टेक दैट ही हैज मेड। कारण ध्यान रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन जिस भी नाउन को रिलेट करता है ना, वो हमेशा स्पेसिफिक होता है, उसके पहले हमेशा द होता है। जैसे मैंने कहा कि दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, हु के पहले बॉय है, बॉय के पहले द है। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, दिस इज द गर्ल हुम आई शैल मैरी। समझ रहे हो? तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले आने वाले नाउन जिसको वो रिलेट कर रहा है उसे स्पेसिफाई करना पड़ता है ना, कि यही वो लड़का है, या यही वो मिस्टेक है, या यही वो लड़की है। तो डेफिनेट बनाने के लिए हम दा का यूज करते हैं। तो दिस इज द ओनली मिस्टेक दैट ही हैज मेड इन डिक्टेशन। चले आगे, पक्का? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको ध्यान होगा, नो सूनर से जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वो इन्वर्जन लेके आता है। तो इन्वर्जन में डिड आया, लेकिन डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो अराइव्ड नहीं अराइव होना चाहिए। और नो सूनर के साथ देन आता है, आपको ये बात भी ध्यान होगा, और वो सही लिखा हुआ है। तो जैसे ही चेयरमैन आया वैसी प्रोसीडिंग्स जो है उनकी शुरुआत होगी। कमेंस का मतलब शुरुआत होना, ठीक है जी? चले, चलो जी। शी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ ऑफ हर डॉटर इन लॉज। आपको ध्यान है, डॉटर इन लॉज का जो प्लूरल है डॉटर पे लगा के, मदर इन लॉ का मदर इन लॉज, फादर्स इन सॉरी डॉटर इन लॉ का बनता है डॉटर्स इन लॉ, मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ, है ना? कमांडर्स इन चीफ पहले वाले पे लगता है, तो लॉज पे नहीं होगा, हटा दो यहां से। तो क्या बनेगा भाई? यार एक तो इसको हटा के ना, मैं एक बार यहां कर रहा हूं, मैं बड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं इससे।
हाँ, शी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर्स इन लॉ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलो जी, इसमें और कुछ जानना है? स्पीक्स वर्ब है, शी उसका सब्जेक्ट है, शी स्पीक्स हाउ वेरी हाईली, हाईली जो है वो एडवर्ब है, ऑफ बोथ हर डॉटर्स इन लॉ, है ना। द न्यूज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज हैव शॉक्ड एवरीबडी। आपको ध्यान होगा जो ऑफ है वो प्रेपोजिशन है, तो ये प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है, इन जो है फिर से प्रेपोजिशन है, तो इलीगल एक्टिविटीज फिर से प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हैव शॉक्ड का वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो न्यूज है, और न्यूज अनकाउंटेबल नाउन होता है और वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो जो वर्ब भी कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर आएगी, हैज शॉक्ड एवरीबडी। हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आर अबव सस्पेक्ट। सस्पेक्ट बोलते हैं संदिग्ध को, जबकि अबव जो है वो प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट होते हैं और वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब जो सस्पेक्ट होता है ना, सस्पेक्ट, ये वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है, लेकिन जो सस्पिशियन होता है, सस्पिशियन, ये ऑलवेज नाउन होता है। लेकिन सस्पेक्ट भी नाउन है, सस्पिशियन भी नाउन है, तो अबव प्रेपो है, प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन आने चाहिए। तो सस्पेक्ट गलत क्यों है, सस्पिशियन सही क्यों है? कारण उसके पीछे यह है कि सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध। ठीक है, इंसान को रेफर करते हैं कि ये सस्पेक्ट है इस क्राइम के अंदर, जो रॉबरी हुई है उसमें ये सस्पेक्ट है, इसके ऊपर मुझे डाउट है। लेकिन सस्पिशन का मतलब होता है शंका, संदेह। तो हम ऐसे बोलते हैं कि उसकी जो वफादारी है वो किसी शक के दायरे से ऊपर है, ना कि संदिग्ध से ऊपर है। चाहिए नाउन ही था, ये भी नाउन है, लेकिन ये इंसान को रेफर करने वाला नाउन है, ये उस इंसान की क्वालिटी को रेफर करने वाला नाउन है। ये संदिग्ध और उस पर होने वाली शंका, संदेह, संदेह होता है सस्पिशन। तो इसकी लॉयल्टी, वफादारी और ईमानदारी किसी शक के दायरे से ऊपर है भाई, उस पर आप डाउट नहीं कर सकते, वो बहुत ईमानदार है। तो सस्पेक्ट नहीं, अबव सस्पिशन होता है, हमेशा ऐसे बोलते हैं। हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आर अबव सस्पिशन, कि शक से, शंका से ऊपर है उसकी वफादारी। क्योंकि ये देखो, ये भी तो लॉयल्टी है ना, लॉयल बोलते हैं उस इंसान को जो लॉयल है, उसके अंदर लॉयल्टी होती है। ऑनेस्ट बोलते हैं उस इंसान को जो ऑनेस्ट होता है, उसके अंदर ऑनेस्टी होती है। ऐसे सस्पेक्ट का जो शक वाला दायरा होता है सस्पिशियन होता है, इसलिए सस्पिशन लगाया है यहां पे। ठीक है, चले। और ये आर क्यों आया है यहाँ पे? आर क्यों है? क्योंकि उसकी लॉयल्टी और ऑनेस्टी दो अलग अलग है, इसलिए प्लूरल है, तो आर आया हुआ है। He could not get a job despite के बाद ऑफ नहीं आता, आपको ये चीज ध्यान होगा। डेस्पाइट का मतलब ही इन स्पाइट ऑफ होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इन स्पाइट ऑफ जब लिखते हैं ना, तो ये साथ नहीं आता है, इनके बीच में स्पेस होता है। ये वाला गलत होता है, जो इन स्पाइट एक साथ लिखते हैं, स्पेस वाला होता है इन स्पाइट ऑफ। तो ही कुड नॉट गेट अ जॉब इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो कुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ठीक लिखा हुआ है। और डेस्पाइट ऑफ जो है वो गलत होता है, तो ही कुड नॉट गेट अ जॉब डेस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, या फिर इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स। बताओ भाई। I saw several French colonial villas within my visit to पुडुचेरी। विदिन नहीं आएगा, वहां ड्यूरिंग आएगा। एक काम करते हैं, पहले विदिन और ड्यूरिंग में डिफरेंस समझेंगे। ड्यूरिंग का मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड मतलब कोई भी पीरियड है, मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम शब्द है, एग्जाम जो है वो 3 घंटे का है, तो 3 घंटे के अंदर अंदर, जब से शुरू हुआ एग्जाम और जब खत्म हुआ, उस 3 घंटे के अंदर अंदर उस टाइम को ड्यूरिंग बोलते हैं। जैसे देयर वर ह्यूज एडवांसेस इन एविएशन टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, जितने टाइम से जितने टाइम तक चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस दौरान बहुत सारे एडवांसेस एविएशन टेक्नोलॉजी में। एविएशन मतलब फ्लाइंग से रिलेटेड बात हो रही है। ऐसे आपको अलाउड नहीं है बात करना ड्यूरिंग द एग्जाम, मतलब जब से शुरू हुआ और जब खत्म होगा उस दौरान आपको अलाउड नहीं है बात करना, ये तो ड्यूरिंग है। विदिन क्या होता है? विदिन का मतलब होता है इनसाइड और नॉट फर्दर देन एन एरिया और पीरियड ऑफ टाइम। इनसाइड और नॉट फर्दर देन एरिया मतलब किसी एरिया के अंदर अंदर, उस एरिया से आगे नहीं, या किसी पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर, उससे बाहर नहीं। जैसे 2/3 ऑफ कैलिफोर्नियंस लिव विद इन 15 माइल्स ऑफ कोस्ट। ये जो कोस्ट वाला एरिया है, इसी के 15 मील के अंदर अंदर रहते हैं, इससे बाहर नहीं।
आप डिफरेंस समझो। हम रिकमेंड करते हैं कि जो वाइन है ये कंज्यूम कर लेनी चाहिए विद इन 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने से पहले पहले ही, 6 महीने के अंदर अंदर कंज्यूम कर लेनी चाहिए। टिकट्स जो है आप तक पहुंच जानी चाहिए विद इन द वीक। विद इन द वीक का मतलब है बिफोर द एंड ऑफ दिस वीक, ये वीक खत्म होने से पहले ही पहुंच जानी चाहिए। तो आप डिफरेंस समझ गए ना। अब बताओ यहां पे विद इन आएगा कि ड्यूरिंग आएगा। उसने देखा किसको? सेवरल फ्रेंच कॉलोनियल विलाज को। कब देखा? विद इन माई विजिट नहीं, ड्यूरिंग माई विजिट। जब वो पुडुचेरी गया था, जब से वो शुरुआत की उसने विजिट और जब खत्म हो गई, तो उस दौरान उसने बहुत सारे कॉलोनियल विलाज को देखा, ना कि उसके अंदर अंदर देखा। पॉइंट समझ में आया? तो इसलिए विद इन नहीं ड्यूरिंग आएगा, ड्यूरेशन बताना है। विजिट जो है वो शुरू हुई होगी और खत्म हो गई होगी, तो उस दौरान उसने देखे बहुत सारे फ्रेंच कॉलोनियल विलाज। The farmers are using HYV seeds so then they can get a better yield. HYV का मतलब होता है higher yield variety। तो फार्मर्स जो है यूज कर रहे हैं हायर यील्ड वेराइटी सीड्स। सो देन नहीं होता, सो दैट होता है। सो दैट का मतलब होता है ताकि, ताकि क्या किया जा सके, उनको मिल सके बेटर यील्ड। यील्ड का मतलब होता है उपज। यील्ड के दो मीनिंग होते हैं अगर आपको पता हो तो। यील्ड नाउन भी होता है और यील्ड वर्ब भी होता है। जब नाउन होता है तो उसका मतलब होता है प्रोड्यूस, उपज, और यील्ड जब वर्ब होता है तो उसका मतलब होता है गिव अप करना, हाथ खड़े कर देना, यील्ड कर देना। तो फार्मर्स आर यूजिंग HYV सीड्स सो दैट ताकि उनको मिल सके एक बेटर यील्ड, उपज मिल सके बढ़िया। पारुल इज 10 years elder than her sibling। ओल्डर की एल्डर के साथ टू आता है और ओल्डर देन होता है, तो दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं आप, एक ही बात है। आप ओल्डर देन भी बोल सकते हैं और एल्डर टू भी बोल सकते हैं। पारुल इज 10 years older than her sibling या एल्डर टू हर सिबलिंग, एक ही बात है। यू नीड टू साइन दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय इंक। बाय इंक नहीं होता बेटा, इन इंक होता है, अगर आपको ध्यान हो। विद पेन इन ब्लू इंक ऐसे बोलते हैं। यू नीड टू साइन दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विद अ पेन इन ब्लू इंक या इन ब्लैक इंक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यू सब्जेक्ट है, नीड उसकी वर्ब है, टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और दीज के बाद प्लूरल आता है, तो डॉक्यूमेंट्स आया हुआ है, बाकी सब ठीक लिखा हुआ है। ही इज अफ्रेड फ्रॉम ऑल इंसेक्ट्स दैट क्रॉल। अफ्रेड फ्रॉम नहीं, अफ्रेड ऑफ होता है। ठीक है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। वो सारे इंसेक्ट से डरता है जो क्रॉल करते हैं। दैट आया हुआ इंसेक्ट्स के लिए, प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल आई हुई है, क्रॉल। As soon he heard the sound of thunder, he hid under the bed। जैसे ही उसने थंडर की, मतलब इसकी क्या बोलते हैं, बिजली कड़की, तो वैसे ही वो बेड के नीचे दुबक गया। तो as soon नहीं होता, as soon as पूरा होता है। as soon as he heard, ठीक है, पास्ट में गया हुआ है ना V2। ऐसे ही hide, hid, hidden, hide, hid, hidden, hide, hid, hidden, ये भी पास्ट में गया हुआ है। तो as soon as he heard the sound of thunder, he hid under the bed। तो मिस्टेक किसमें? बी पार्ट में। he is too immature for handle नहीं होता, टू के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, याद है। this news is too good to be true, she is too weak to walk, याद होगा आपको, है ना। too beautiful to be rejected, तो too immature to handle, वो इतना immature है कि हैंडल नहीं कर सकता इस सिचुएशन को, तो डी पार्ट में मिस्टेक है। विंसेंट जॉनसन अ म्यूजिशियन आर गोइंग टू लीड। अगर आपको ध्यान होगा ये जो वर्ब है ये इसी इंसान के लिए आई हुई है, सिंगुलर है तो आर नहीं इज आएगा। इज गोइंग टू लीड एन 80 मैन नेवल बैंड। आपको ये बात ध्यान है कि जो एन आया हुआ है ये नेवल बैंड के लिए आया हुआ है, नेवल नेवी से रिलेटेड है। तो कितने लोगों का? 80 लोगों का। तो इस नाउन को ये मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, याद करो। MAN सही लिखा हुआ है, MEN नहीं होगा, आपको याद होगा मैंने बताया था। जैसे मैं बोलता हूं 10 रुपीज, तो 10 के बाद तो प्लूरल ही आता है, रुपीज आएगा। ऐसे 80 के बाद मैनी आएगा, MEN आना चाहिए वैसे तो। लेकिन अगर ये 10 रुपीज एडजेक्टिव बन के आ जाए, ऐसा आ जाए, तो आपको ध्यान होगा ए आर्टिकल आता है नोट के लिए। कैसा नोट? 10 रुपए का नोट, तो ये एडजेक्टिव है, तो अब रुपीज नहीं रुपी होगा। अ 10 रुपी नोट, वैसे 10 रुपीज आएगा, नॉर्मली यूज होगा क्योंकि 10 के बाद प्लूरल आता है। सिमिलरली अगर अलग से आए 80 मैन, तो 80 के बाद MEN लिखोगे, लेकिन यहां पे एडजेक्टिव बन के आया क्योंकि एन आर्टिकल आया है नेवल बैंड के लिए। और कितने लोगों का? 80 लोगों का।
जैसे ए आर्टिकल आया हुआ है नोट के लिए, कितने रुपए का, 10 रुपए का। तो जैसे यहाँ एस नहीं लगाया और इसका प्लूरल तो MEN बनता है ना, तो इसलिए MEN ना लिख के MAN लिखा है, सिंगुलर आएगा जैसे यहां सिंगुलर आया है। ठीक है, चले पक्का। You must avoid riding in a crowded bus or traveling in a metro during rush hour as both are quite unpleasant experiences. क्या मिस्टेक है भाई? चलो, You must avoid, avoid doing something होता है तो riding ठीक है। In a crowded bus होता है, अ बस के लिए आया हुआ, crowded मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, जो V3 होता है वो एडजेक्टिव बन सकता है। मस्ट मॉडल वर्ब है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, वो भी ठीक है। अवॉइड राइडिंग है तो अवॉइड ट्रैवलिंग है, पैरेललिज्म भी मेंटेन हुआ है और के बाद। ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर, जब भीड़ हो उस दौरान अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो बोथ हैं दोनों के दोनों, बस में क्राउडेड बस में राइड करना और ट्रैवल करना मेट्रो में, इनको बोथ बोला हुआ है, तो बोथ हैं ये क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं। ये वर्ड गलत है, क्वाइट ध्यान है ना, QUITE, क्वाइट का मतलब होता है वेरी, और जो ये लिखा हुआ था क्वाइट, ये शांत वाला है, कीप क्वाइट जो बोलते हैं, QUIET, ये शांत वाला है और ये वेरी वाला है, तो क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस आएगा तो कौन से पार्ट में, सी में, QUITE। लास्ट क्वेश्चन है और फिर मैं आपको फ्री कर रहा हूं। कैसा रहा सेशन? बढ़िया था। Had you not reached in time, we will have lost our lives। अगर आपको ध्यान होगा ये थर्ड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल में हम ऐसा लिखते हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ऐसा ना लिख के हम इफ को काटा मार दें, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो लिख सकते हैं, याद है ना। और बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड कंडीशनल होता है पास्ट की अनरियल सिचुएशन। तो देखो हैड सब्जेक्ट सब्जेक्ट V3, तो बगल वाले पार्ट में वुड हैव प्लस होना चाहिए, यहाँ विल है तो यहाँ वुड कर देंगे, आप वुड कर देंगे, तो डी पार्ट में मिस्टेक है। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम का मतलब है इफ यू हैड नॉट रीच्ड इन टाइम, अगर तुम टाइम पे नहीं आते तो वी वुड हैव लॉस्ट आवर लाइफ, हम जिंदगी खो चुके होते अपनी। चलिए जी, बढ़िया रहा सेशन, मजा आया जी। आप बताइए आपको कैसा लगा। तो अब आप तो कमेंट सेक्शन में ही अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो जाहिर करेंगे, तो मुझे बताइए भाई कैसा रहा सेशन। और भी क्लासेस बढ़िया आती रहेंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, थैंक यू सो मच।